नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम श्वसन पढ़ रहे थे और श्वसन में आज हमें पढ़ना है गैसों का विनिमय कैसे होता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, किस प्रकार हमारे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस को छोड़ते हैं। उससे पहले मैं आपको इससे पहले वाले पार्ट से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो आपको क्विक रिविजन करवा देता हूँ, यदि आपको याद हो तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि श्वसन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है। आप कहेंगे सर नासिका के जो 2 द्वार हैं वहाँ से नासिका द्वार है या फिर नासा द्वार के द्वारा क्या होता है कि हमारा श्वसन स्टार्ट होता है। तो हमें श्वास नाक से लेना चाहिए या मुँह से लेना चाहिए? आप कहेंगे सर नाक से लेना चाहिए। अब नाक से क्यों लेना चाहिए भी? क्योंकि नाक में आपके रोए होते हैं, रोम हेयर्स जैसे बाल होते हैं ना, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं और साथ में सलेस्मा के साथ मिलके वो वायु को क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। वैसे अगर साइंस में नाम लेंगे, निस्यंदित कर देते हैं, मतलब उसको छान कर बेचते हैं। धूल के कण को वही रोक लेते हैं जिसके कारण धूल के कण फेफड़ों तक नहीं पहुंचते और हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। तो मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा कि मुंह से अगर सांस लेंगे तो इसमें किसी प्रकार के रोए नहीं होते, सलेस्मा नहीं होता। वायु जो धूल के कण हैं वो वायु के साथ हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाएगी, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब फिर कहाँ जाएगी? आपको बताया था कि वायु नाक के द्वारा आपकी श्वास नली से, श्वास नली आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जो दोनों फेफड़ों में जाती हैं और जो फिर दोनों फेफड़ों के अंदर जाके वो क्या हो, शाखाओं में बढ़ जाती है। और शाखाओं किसके साथ है? और शाखाओं के अंतिम सिरे पर कुपिकाएं होती हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं भी, जो हम पिछला पढ़ा था अभी। तो चलिए यही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपने नासाद्वार के द्वारा एंट्री ली भी। यहाँ फिर क्या मान लेते हैं, ये आपके 2 फेफड़े ये 2 भागों में विभाजित हो गई। ये आपके क्या थे? 2 फेफड़े थे भी, ध्यान से भी। ये आपके क्या थे? 2 फेफड़े थे। इसके अंदर जाने के बाद ये छोटी-छोटी संरचनाओं में विभाजित हो जाती इस प्रकार से भी। श्वास नली क्या है? छोटी-छोटी संरचना में विभाजित हो जाती है और ये आपके क्या होते हैं? ये आपकी कुपिकाएँ होती हैं। और नीचे क्या होता है? डायाफ्राम लगा होता है। क्या होता है? डायाफ्राम। आपको पता होगा कि डायाफ्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। आप मुझे ये बता दीजिए, जब आप अंतःश्वसन करते हैं तो डायाफ्राम आपका ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर? तो आप कहेंगे सर जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है वो क्या होगा? चौड़ा होगा। ये बात पता है, उसको ज़्यादा स्थान चाहिए। तो इसको क्या होगा कि हमारी जो ऊपर आपकी पसलियाँ भी हैं, तो पसलियाँ तो क्या होंगी? ऊपर की ओर आएँगी और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की ओर आएगा भी। आपको आगे बात समझ में? और जब आप साँस बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा? डायफ्राम आपका ऊपर की ओर जाएगा और पसलियाँ आपकी उसी पोज़ीशन में आ जाएँगी जहाँ पहले थी। तो इतना हम पढ़ चुके थे भी, ठीक है? तो हमारे जो मेन साँस का कारण है ना वो क्या आपका डायफ्राम है, क्योंकि डायफ्राम ही मूवमेंट आपकी करवा रहा है अभी, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है? अब हमें पढ़ना है कि सर वो बात तो ठीक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस कौन निकाल रहा है यहाँ से? ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, अब मैं थोड़ा-सा ओपन करके बताता हूँ अभी आपको। यहाँ से आपको समझेगा कि यहाँ ये मान लेते हैं एक ही कुपी पाए हैं भी। क्या है? एक ही कुपी का है। अब यह क्या लेके आई है? अब कहेंगे सर ये तो अपने अंदर बाहर से गैस लेके आई है, हवा लेके आई है। हवा में यहाँ पे अब उस हवा को यहाँ से छोड़ देगी। इसमें क्या है आपका 78% ऑक्सीजन, सॉरी 78% नाइट्रोजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, इसमें ऑक्सीजन भी गैस है, बहुत सारी गैसें अपने साथ ही लेके आई है। ठीक है? और अब क्या करना है इसको, यहाँ ऑक्सीजन को तो देके जाना है और CO2 को लेके जाना है। अब वही प्रोसेस हमें समझना है। इस ओनली ऑक्सीजन गैसें कैसे यूज़ होती है, बाकी गैसों का क्या होता है, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे देखिए भी, क्लियर है बात? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बाहर से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और विशिष्ट पथ के द्वारा कुपिकाओं को भर देती है भी। कुपिकाओं में भर गई भी। कुपिकाओं की भित्तियां पतली होती हैं जो रक्त से पूरित महीन नलिकाओं से घिरी होती हैं। और जो कुपिकाएं होती है ना, अब जो गैस आई है आपकी वो कहाँ पे आई है? वो आई है यहाँ पे कुपिका में भी, फेफड़ों के अंदर जो कुपिका थी ना, यहाँ पे। और जो ये कुपिका है ना, ये क्या करती है, इसके चारों ओर जो आपकी रक्त की है ना, खून की छोटी छोटी बहुत सारी नलिकाएं होती हैं भी।
ठीक है, जो रक्त की पूरित महीन नलिकाओं से घिरी होती है। रक्त शरीर से, अब रक्त क्या करता है अभी, कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं तक ले जाता है और वहां से इसे वायु में निर्मुक्त किया जाता है और इसी समय कुपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में जाती है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाई जाती। अब ये जो है आपको पता है, ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है आपका कौन, ब्लड। कौन करता, ब्लड। अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना। वो क्या करता है कि आपका ऑक्सीजन तो लेगा भी, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए भी, इस डायग्राम में ये आपकी कुपिकाएं आपको दिख रही, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इन्होंने क्या कर रखा, बॉल को जाल डाल रखा। बॉल पे क्या है, कुछ गेंदे हैं, उन पे क्या है, आपका जाल डाल रखा है। अभी ऐसा ही दिख रहा है आपको कुछ। तो आप समझिए ये बॉल क्या है, ये बॉल है आपकी कुपिकाएं। क्या है ये बॉल, क्या है, कुपिकाएं भी। ठीक है, रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन का परिवहन। अब देखिए, और ये जो ऊपर जाल है ना, ये है आपकी रक्त कणिकाएं। क्या है, रक्त की नलिकाएं हैं, ये रक्त की कणिकाएं मान लीजिए, रक्त की क्या है, आपकी नलिकाएं हैं ये। तो शरीर के विभिन्न भागों में अब क्या है कि इसके दो भाग आपको दिख रहे होंगे। कितने भाग आपको, दो भाग आपको दिख रहे होंगे। एक तो आपका रेड कलर का है और एक आपका ऐसा ब्लू कलर का। आपको दो कलर इसमें दिख रहे होंगे। तो जो आपका ब्लू कलर है ना, वो तो आपको किसके द्वारा दर्शाया गया है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कलर दर्शाया गया है। और एक तरफ क्या है आपका, एक तरफ आपका क्या है, रेड कलर है। रेड कलर वाले ब्लड को बताया गया है कि ऑक्सीजन लेकर शरीर के बाकी भागों तक जा रहा है। अभी आपको आ रही बात समझ में। यहाँ से ब्लड के माध्यम से ये जो ब्लड आ रहा है ना इस साइड, देखो ध्यान से। अब यहाँ मान लेते हैं कि ये आपकी एक कुपिकाय हो गई। यहाँ से इससे नलिका से जो ब्लड आ रहा है वो आपका क्या है, आपका क्या लेके आ रहा है, CO2 लेके आ रहा है। और CO2 क्या करेगा, यहाँ पे इसको दे देगा, इसको कुपिका के अंदर चला जाएगी CO2। ठीक है, और आपको ध्यान है कि ये इतनी आपकी जो आपका ब्लड है ना, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन को किससे प्यार है, ऑक्सीजन से प्यार है। वो तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। भी बहुत पुरानी मित्रता ऑक्सीजन से, वो तुरंत ऑक्सीजन के गले लग जाएगा। चलते हैं तो जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपका यहाँ से क्या निकाल लेगा, ऑक्सीजन निकाल लेगा। और लेकिन ध्यान रखना भी, एक बात इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, CO, क्या है, CO, इससे ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है भी हीमोग्लोबिन। ये बात ध्यान रखना। जब धुआं होता है ना, तो आपका श्वास क्यों उठता है, क्योंकि जो आपका शरीर है ना, उसमें क्या है कि धुएं में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जब आपका कमरे में आप रूम हीटर वगैरह चला लेते हैं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है। जब आप श्वास के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन क्या कहेगा, अब तो मेरा तुमसे भी पक्का मित्र आ गया। वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाने लगेगा। भी कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाने लगेगा। अंदर वाले को तो क्या चाहिए, ऊर्जा बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, आपका काम, ऊर्जा बनाना बंद हो जाएगा आपके शरीर के अंदर। और ऊर्जा बननी बंद हो गई तो आपके शरीर के जो ये तंत्र है ना, धीरे धीरे काम करना छोड़ देंगे। और काम करना छोड़ देंगे तो आप भी धीरे धीरे काम करना छोड़ देंगे, आपकी मृत्यु निश्चित है। आपको समझ में आ गई बात। सारा काम हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड की दोस्ती के कारण है। तो आप दोस्तों को मिलने नहीं देंगे और ऑक्सीजन के साथ इसकी मित्रता बनी रहेगी। ऑक्सीजन का घर बर्बाद मत होने देना, कभी भी ऐसी जगह मत फंसना जहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो भी, वहां से तुरंत निकल लेना। भी आपके भी बस की बात नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ें। अब यहाँ पे एक डायग्राम और है, इसको और समझ लेते हैं भी। तो ये देखिए, ये आपकी कुपिका है। भी क्या है, कुपिका है। इसमें क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका ऑक्सीजन तो क्या है, ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आ रही है कुपिका के माध्यम से। और अब बाकी गैस भी यही की यही है भी। क्या है, बाकी गैस भी आपकी क्या है, यही की यही। अब वैसे की वैसी, अब देखिए इसमें जो गैस अंदर आई थी वो तो ऑक्सीजन की मात्रा लेके आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा तो यहाँ इसमें ले ली, यूज कर ली। ठीक है, और यहाँ इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई। इसलिए हम बोल देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं श्वास प्रक्रिया के दौरान।
रक्त शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं तक ले जाता है और वहां से इसे वायु में निर्मुक्त किया जाता है। इस समय कुपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में जाती है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाई जाती है। भी ऑक्सीजन ले लेगा, जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन ले लेगा और सारे शरीर में बांट देगा कि ऐस करो भी। ठीक है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती ना, तो इसको लेता, पहले ऑक्सीजन को भूल जाता कि जाओ बाढ़ में, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड लेके उसको घूमता, ले लो फ्री में, सब ले लो भाई। लेकिन उन्हें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड वो आपके काम की नहीं, वो काम करना बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे आपको किस प्रकार ऊर्जा मिलती है? पहुंच गए वहां पे भी, क्या है, हम वहीं पे पहुंच चुके हैं अब जहां से हमने शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था ना, जहां से मैं आपको छोड़ के चल रहा हूं वहीं से हमने जो इसका पिछला पार्ट था भी, पिछला पार्ट मतलब जो पाचन पढ़ा था, पाचन में क्या पढ़ा था भी, पाचन में हमने ये पढ़ा था कि ब्लड में क्या है कि छोटी आंत ने भोजन के पदार्थों को अवशोषित कर लिया था और जो पोषक तत्व वो आपके ब्लड में इस प्रकार से घूम रहे हैं। ये पहले से घूम रहे थे, अब कौन आ गई, अब ऑक्सीजन भी ब्लड में आ गई, फेफड़ों के द्वारा अब ऑक्सीजन भी इनके साथ घूम रही है। अब दो चीजें आपके ब्लड में घूम रही है, कौन सा, एक तो ऑक्सीजन और एक आपका पोषक तत्व। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि दोनों ये सिस्टम है किस प्रकार एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो चीज हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। प्राप्त ऊर्जा केवल भोजन पर ही नहीं पितु श्वास के साथ ग्रहण करने जाने वाले ऑक्सीजन पर भी निर्भर करती है। उसने कहा कि ऊर्जा सिर्फ आपको अकेले भोजन से नहीं मिलेगी भी, ठीक है, उसके लिए क्या है, ऑक्सीजन भी जरूरी है भी। जब हम खाना खाते तो हमारा शरीर उसे शर्करा, ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इसके साथ ही ऊर्जा निर्मित करने के लिए ऑक्सीजन ग्लूकोज को विघटित करने में सहायक होता है भी। अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना भी, थोड़ा सा आपको स्टोरी टाइप बता देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं भी। ठीक है, तो जैसे आपका शरीर, ब्लड ने क्या किया था, छोटी आंत से जो भोजन के पोषक पदार्थ थे उनको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया और सारे शरीर में घूम रही है, भोजन ले लो, भोजन ले लो, भोजन ले लो। ठीक है, सभी शरीर ने भोजन लेके रख लिया, अभी क्या है, भोजन लेके रख लिया, लेकिन भोजन से क्या बनानी है, ऊर्जा बनानी है। क्या बनानी है, ऊर्जा बनानी है। और ऊर्जा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। अब वो ऑक्सीजन का वेट करे, कब ऑक्सीजन आएगा, कब हम खाना बनाएँगे, मतलब ऊर्जा करेंगे, क्योंकि मेन हमें ऊर्जा चाहिए भी। तो जब ब्लड फिर क्या है कि फेफड़ों से क्या है, ऑक्सीजन आती रहती है, ब्लड से इस साइड से छोटी आंत से क्या आपके पोषक तत्व आते रहते हैं और ऊर्जा बनती रहती है और आपका शरीर चलता रहता है। आपको आ गई बात समझ में? ठीक है भई। तो जैसे सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, जो खाना सरल पदार्थों में विघटित कर दिया था ना, हम तो क्या ले रहे थे, जटिल पदार्थ ले रहे थे भी। क्या ले रहे थे, जटिल पदार्थ हम अब तक ले रहे थे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है भी। अब देखिए ध्यान से भी, अब आपको सारी, क्या किया हमने, लिए थे जटिल पदार्थ। आपको मैं समझा दूंगा जटिल और सरल में क्या अंतर है। हमने प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, वसा लिया, वो जटिल फॉर्म में लिया, फिर हमने क्या किया, पाचन करके उसको किस में बांट दिया, सरल पदार्थ में विघटित कर दिया और सरल पदार्थ क्या बन गया, ग्लूकोज भी। क्या बन गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज है वो ब्लड में घूम रहा है भी। ठीक है, हम मान लेते ये हमारे अंग है भी, कोई भी अंग है, हम मान लिया, फिंगर ही मान ली भी, उंगली मान ली, आपके शरीर की उंगली मान ली, कोई भी तंत्र, कोई भी, हर जगह ये सेल्स होती है भी। इन्हें चाहिए, इसे खाना बनाना है, क्या बनाना है, ऊर्जा चाहिए। क्या कर रहा है, ऊर्जा चाहिए भी। अब क्या है कि जो आपका पाचन तंत्र है, छोटी आंत क्या करेगी, छोटी आंत तो क्या करेगी, पोषक तत्व है, पोषक तत्व में क्या है कि आपके आए ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका सरल पदार्थ है भी, क्या है, सरल है, आपका सरल पोषक तत्व है। तो इसने क्या किया, ग्लूकोज को भेज दिया कहाँ, ब्लड के माध्यम से, कि ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, और ब्लड लेके आ रहा आपका क्या, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। और इसने यहाँ पे जो सेल थी उसको ग्लूकोज दे दिया, सेल ने ग्लूकोज ले लिया। क्या अब ये ऊर्जा बना लेगा? आप कहेंगे सर अभी नहीं, क्योंकि ग्लूकोज बनाने, ग्लूकोज से ऊर्जा के लिए अकेले ग्लूकोज से नहीं बनेगी, उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और फिर क्या होगा, फेफड़ों के माध्यम से, कुपिकाओं के माध्यम से जो ब्लड है ना, वो क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन। ये कहेगा ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन दे देगा और ये आपकी ऊर्जा बना लेगा। ठीक है, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन क्या बनेगा आपका फिर। अब यहाँ पे जब आप एक चीज बनाते ना, तो ये नहीं कि सिर्फ वही चीज बनाई, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपकी बनती हैं। तो वो क्या बनती है कि वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनती है और ऊर्जा। ऊर्जा को आप यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है कि आपका ये जो ब्लड है ना वापिस वहाँ पे कुपिकाओं में छोड़ आता है, और जल आप पसीने के माध्यम से या
मूत्र के मार्ग के माध्यम से आप वापिस निकाल देते हैं। आपको चीज़ें समझ में आई? श्वास लेने के दौरान हम अपने वातावरण से वायु को अंतःश्वासित करते हैं और उच्छ्वासित वायु में अंतर्वासित वायु की अपेक्षा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है भी। ठीक है? तो उसने कहा कि जो हम श्वास लेते हैं ना, तो इसमें क्या है, हम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए वायु को अंदर ले जाते हैं और फिर जो उच्छ्वासित है उसमें वायु को हम बाहर छोड़ते हैं। लेकिन आपको एक बात बतानी है कि जब हम अंदर ले जाते हैं जब वायु, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और जब बाहर छोड़ते हैं ना, तो उसमें क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप इसमें ये नहीं बोलना है आपको स्पेशल कि हम जब अंतर श्वसन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हमें आपको बोलना है हम वायु अंदर ले जाते हैं और उच्छ्वासित करते समय हम वायु को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन आपको प्लस में ये ऐड कर देना है कि जब हम अंदर वायु ले जाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये बात और देखिए भैया आप ध्यान से। अब आप पता है कि जब आप अंदर वायु ले जाते हैं भी, तो वो जो आपकी नॉर्मल वायु है उसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, आपकी नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, आपको पता है। ये तो नॉर्मल वायु जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। आपको ये डाटा याद रखना, जब आप बाहर निकालते हैं ना, तो उसमें आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, उसमें 16 से 17%। आप हैरान होंगे सर 21% दी थी। कितनी दी थी? 21% दी थी भई। मतलब 100 किलो हम वायु ले गए थे, तो उसमें 21 किलो क्या थी? आपकी ऑक्सीजन थी। और जब हमने बाहर छोड़ी, 100% छोड़ी, तो 16 से 17% तो क्या हुआ? 16-17 किलो तो क्या आ गई आपकी? बाहर आ गई। तो हमने कितने परसेंट ऑक्सीजन का यूज़ किया? आप कहेंगे सर 4% ऑक्सीजन का यूज़ किया। कितने परसेंट का? 4% का। ये डाटा आपसे पूछ सकता है। जब हम उच्छ्वासित करते हैं, तो कितने परसेंट ऑक्सीजन निकलती है? तो आप कहेंगे 16 से 17%। कितने परसेंट का प्रयोग कर लिया? सिर्फ 4% का। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितनी निकलती है? जब हम एंट्री की थी 0.04% मतलब ना के बराबर। तो कितनी परसेंट ऑक्सीजन बनाई आपकी? 4 से 5%। सॉरी, जितनी परसेंट आपकी ऑक्सीजन यूज़ की है उतनी ही परसेंट आपकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी भी, बराबर मात्रा में। आपको आ गई बात समझ में? आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं ही पूछ के देख लूँ। जब आप उच्छ्वासित करते हैं तो कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? उच्छ्वासित मतलब बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते तो आप सर 4 से 5%। जब उच्छ्वासित करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आप कहेंगे सर 16 से 17%। हमारा जो शरीर है कितने परसेंट ऑक्सीजन का प्रयोग करता है? आप कहेंगे सर 4 से 5%। चीज़ें क्लियर आपकी? इससे बेहतरीन आपका लिए कोई बैच नहीं हो सकता लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें भी। ठीक है? श्वास लेने के दौरान वातावरण से वायु को अंतःश्वसित करते हैं और उच्छ्वासित वायु में अंतःश्वसित वायु की अपेक्षा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये बात आपको बता दी कि श्वास में क्या होता है, ध्यान से देख लेना अब, क्योंकि ये थोड़ी-सी जो डेफिनेशन है हाई लेवल की, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। इसमें इफ और बट नहीं होता। श्वास लेने के दौरान हम अपने वातावरण से वायु को अंतःश्वसित करते हैं। ये बात सही है। श्वास लेते समय हम अपने वायु को क्या करते हैं? वायु को अंतःश्वसित करते मतलब शरीर के अंदर ले जाते हैं। और उच्छ्वासित वायु में भी, और उच्छ्वासित वायु में जो हमने वायु बाहर छोड़ी है, ठीक है? अंदर ले जाने के बाद बाहर तो छोड़ेंगे ना, तो उच्छ्वासित वायु में अंतःश्वसित वायु की अपेक्षा, कि जो वायु हमने अंदर ली है उसकी अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। यही बात आपको बताई कि जिस वायु में हम जो वायु हम अंदर ले जाते हैं, तो उसमें बाहर लेने बाहर जो आपकी वायु छोड़ी है, तो उसमें ज़्यादा क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होगी। जो हमने उच्छ्वासित वायु की है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। और कितनी ज़्यादा होगी? लगभग आपकी 4 से 5% ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिए कि जो अंतःश्वसित वायु में पूरी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। पूरी ऑक्सीजन का उपयोग तो नहीं होता, ये तो हमें पता है। कुछ जंतु श्वसन के दौरान ऑक्सीजन के अधिक भाग का उपयोग कर सकते हैं। गैसों का यह विनिमय सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ऊर्जा उत्पन्न करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन मिले भी। तो ये आपने पढ़ लिया अभी कि इसने कहा कि सारे जीव है, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, कुछ कम मात्रा में उपयोग करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता
मिलती है भी। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो क्या होगा कि आपका कोई अपशिष्ट पानी बनेगा ही नहीं, CO2 बनेगी ही नहीं, ठीक है? ऊर्जा नहीं बनेगी तो ये आपके अपशिष्ट भी नहीं बनेंगे भी। सरल शब्दों में कहें तो श्वास लेने के दौरान ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब ये देख लो भाई, मैंने कहा था श्वास और श्वसन। ये श्वास में तो क्या है कि सिर्फ आप वायु को अंदर ले आते हैं और वायु को बाहर छोड़ते हैं भी, ठीक है? लेकिन जो श्वसन है ना, ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के विघटन हेतु और ऊर्जा को निर्मुक्त करने के लिए किया जाता है। श्वसन क्या होता है? श्वसन में हम क्या है कि ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं भी। क्या करते हैं? ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं भी। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के विघटन हेतु और ऊर्जा को निर्मुक्त करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा निकालने के लिए या बनाने के लिए किया जाता है। आपको आई बात समझ? श्वास क्या है मुझे ये बताइए भी? आप कहेंगे सर वायु को शरीर के अंदर ले जाना या फिर ऑक्सीजन का शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या है आपका श्वास का कहलाता है। और श्वसन क्या होता है? श्वसन में हम ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का विघटन करते हैं और क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हमें चलने, दौड़ने, खेलने, यहाँ तक कि सोचने में भी सहायता करती है ऊर्जा। सारे शरीर का जितना आप प्रत्येक पार्ट है शरीर का, हर एक को ऊर्जा चाहिए। जहाँ पे ऊर्जा नहीं मिलेगी वो पार्ट आपका काम करना छोड़ देगा भी। श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया? रासायनिक। कई बार बच्चे इसको क्या करते हैं कि श्वास और श्वसन को एक ही बात समझ लेते हैं भी। श्वसन आपकी क्या है? एक रासायनिक केमिकल क्रिया है जो कि शरीर के अंदर होती है। दोनों ही प्रक्रियाएं जीवन होने के लिए, जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि श्वास नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो श्वसन प्रक्रिया आपकी नहीं होगी। दोनों एक दूसरे की पूरक भी हैं भी। हमारे शरीर में पोषक को ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशिष्ट तंत्र होता है। इस तंत्र को हम परिसंचरण कहते हैं भी। क्या कहते हैं? परिसंचरण। कि अब इन चीजों को ले जाना भी तो पड़ेगा, जो हमारे पोषक तत्व है इनको ले जाना पड़ेगा सारे अंगों तक। ऊर्जा को भी फिर बांटना पड़ेगा, ठीक है? कहीं पे आपका ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं, कहीं पे पोषक तत्वों को, कहीं पे आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इनको आपको पहुंचाना है। मतलब ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है भी, ठीक है? तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं परिवहन के लिए, पोषक तत्वों के लिए, ऑक्सीजन के और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है ना, इसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिकाएं सम्मिलित होती हैं। जो हृदय है ना आपका, हार्ट, ध्यान रखना, ये आपका श्वसन का अंग नहीं है। ये किसका है? ये परिसंचरण का एक पार्ट है भी। क्या है? परिसंचरण का एक पार्ट है। हृदय रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से रुधिर को पंप करता है, जिससे शरीर के सभी भागों में पोषकों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का परिवहन सुनिश्चित होता है भी। जो हृदय है ना, रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से रुधिर को पंप करता भी। जो आपका हृदय है, आपका हार्ट है, दिल है, वो एक मोटर की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? एक मोटर की भांति काम करता है। और वो क्या करता है? हमारा शरीर का ब्लड है ना, उसको पंप करता है भी, पूरे शरीर के सभी अंगों तक भेजता है भी, ठीक है? और जिससे क्या होता है कि वो ब्लड है ना, सभी भागों में पोषक, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का परिवहन सुनिश्चित करता है, जबकि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है भी। जो ब्लड है ना, वही क्या करता है? सारे पदार्थों को लेके चलता है। आ जाओ ऑक्सीजन, आ जाओ पोषक तत्व, आ जाओ, उनको सारे अंगों तक पहुंचाएगा। फिर उनका जो मलबा है, कचरा है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, उनको ले जाके जहां जहां किडनी को जरूरत होती है किडनी को देता है कि इसको ठीक कर दे। ब्लड को ले आएगा, फेफड़ों तक ले जाएगा। तो सारा परिवहन का काम आपका कौन करता है? ब्लड करता है। और सप्लाई कौन करता है? उसको पंप कौन करता है? वो आपका हार्ट करता है। और इसी प्रक्रिया को परिसंचरण कहते हैं। आगे के पार्ट में, आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे ये किस प्रकार से चीजें होती है भी। ये धूम्रपान आपको बता दिया अभी। धूम्रपान आपके लिए बहुत सारा है आपका। धूम्रपान नहीं करने वाले जब इस पर, ठीक है? तो ये चीजें आपको बता दी गई है भी कि धूम्रपान आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर हमें कहीं धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के पास भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप इनडायरेक्टली क्या करते हैं, फिर
स्मोक करते हैं भी, वो आपका धुआँ छोड़ेगा, उससे आपके शरीर के अंदर जाएगा, उसमें आपकी हानिकारक गैसें आपकी होती है जो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुँचाती हैं भी। तो ये आपके लिए नैतिक चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। तब आपका हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है शायद आज का, इसके बाद ये लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इतना लेसन आपने समझा है तो कोई लेसन आपका कमी न रहे भी। क्या अन्य जंतु भी मानवों की भांति श्वसन लेते हैं? आपने सीखा कि विभिन्न जंतु अलग-अलग पर्यावासों में रहते हैं। आपने चिड़ियों को उड़ते, मछलियों को तैरते देखा होगा, कैसे श्वास लेते होंगे भी। जो आपने इसने कहा क्या सभी जंतु ऐसे ही सांस लेते हैं क्या? जैसे मानव लेता। इसने कहा कि वो अलग-अलग परिवासों में रहते हैं, मतलब उनका निवास स्थान अलग-अलग है। आपने चिड़िया को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, मछली में पानी में रहते हुए देखा होगा, ठीक है? वे कैसे श्वास लेते हैं? जंतु जैसे पक्षी, हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली और श्वास अपने फेफड़ों से श्वास लेते हैं। यद्यपि इन सभी जंतुओं में फेफड़े होते हैं, परंतु प्रत्येक जंतु में फेफड़ों की संरचना अलग-अलग होती है। मानव की तरह फेफड़े नहीं होते। हर जीवों में क्या फेफड़ों की संरचना अलग-अलग होती है भी। अधिकांश जलीय जंतुओं जैसे मछली में क्लोम क्या पाए जाते हैं? क्लोम, गलफड़े आप पढ़ रहे थे, अगर ये आपके पेपर में क्लोम आ गया ना तो आप भूल जाओगे, तो इनको क्या बोलता है? क्लोम भी हम बोलते हैं। नामक विशेष संरचनाएं होती हैं। इनमें रक्त वाहिकाओं की प्रचुर आपूर्ति होती है। जैसे आपके फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों में कुपिकाओं के पास जाल होता है, ठीक है? उस जाल में जब ब्लड बहता है ना उन नलिकाओं में, तो आपकी ऑक्सीजन को वो लेता है, CO2 छोड़ता है। वैसे ही जो आपके ये मछली में क्या होते हैं, क्लोम गलफड़े होते हैं ना, तो इसके आसपास भी क्या रक्त की खूब आपूर्ति इनमें होती है। और इसी के कारण कहता है रक्त और पानी में घुली गैसों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्लोम के द्वारा होता है भी। तो यहाँ पे हवा तो है नहीं, जो पानी के संपर्क में आती है ना, जब वो ग्रंथियाँ जिसमें ब्लड बह रहा है, जैसे क्लोम है, वो क्या करती है पानी से ऑक्सीजन निकाल लेती है और CO2 छोड़ देती है। उभयचर अब मेंढक है भी। अब हम बात करते हैं, मछली की बात समझ रहे हैं, गलफड़े या क्लोम के द्वारा भी। अब हम मेंढक की बात करते हैं। मेंढक थल, जल और जीवन यापन दोनों जगह रह सकते हैं आपके। वे अपने विभिन्न अवस्थाओं में श्वास लेने शरीर के भिन्न-भिन्न भागों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण टैडपोल। टैडपोल होता है आपका छोटा मेंढक भी, जो जल में ही रहता है। वो जल में क्लोमों से श्वास लेते हैं, जबकि वयस्क मेंढक थल पर श्वास लेने फेफड़ों का प्रयोग करते हैं। जब वे जल में होते हैं तब वे त्वचा के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। अब देखना, छोटा मेंढक है किसके द्वारा? जल्दी बताइए भाई। जो छोटा मेंढक है आपका टैडपोल, वो क्लोम के द्वारा। और जब मेंढक वयस्क हो जाता है तो उसके फेफड़े बन जाते हैं, तो जो वो जब स्थल पे रहता था फेफड़ों के द्वारा, और लेकिन जब वो जल में जाता है ना तो अपनी त्वचा द्वारा, कभी कह दो कि मेंढक भी जल में रहने पर क्लोम के द्वारा लेता है। क्लोम के द्वारा छोटा मेंढक जिसको टैडपोल बोलते हैं सिर्फ वो लेता है। जैसे ही मेंढक बड़ा होता है उसके जो ये है ना आपके क्लोम या गलफड़े, ये आपके समाप्त हो जाते हैं ऑटोमेटिक। चीजें क्लियर आपको? यहाँ से एक डायग्राम देख लें, क्या आपको डायग्राम दे रखा है? ये देखिए, ये आपके क्लोमिन के आसपास जो रक्त की आपकी देखना कितनी आपूर्ति है भी। तो ये क्या है आपके सहायक होते हैं इनको श्वास लेने में, पानी से ऑक्सीजन इसके खींच लेते हैं भी। चीजें आपको क्लियर हो रही है? मेंढक वाली बात क्लियर? क्या फंसोगे तो नहीं? क्योंकि वयस्क मेंढक हो जाता है, उसके क्लोम है वो गायब हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो फेफड़े आ जाते हैं। और जब बड़ा मेंढक पानी में जाता है तो किससे सांस लेगा? आप कहेंगे सर त्वचा से गैस का क्या करता है, वो विनिमय करता है भी। यह अनुकूल उन्हें जल और थल दोनों में जीवित रहने में सहायता करता, और यह दर्शाता कि जंतु समय के साथ साथ विभिन्न परिवेशों के लिए कैसे अनुकूलित हुए हैं भी। तो ये हमें क्या अनुकूलन होता है, उसके अनुसार ढलना भी। तो इस कारण से क्या है, मेंढक दोनों स्थानों के लिए ढल गया, वो पानी में भी रह सकता है और आपका स्थल पर भी रह सकता है भी। ठीक है। केचुए भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए अपनी नम त्वचा का प्रयोग करते हैं। केचुए भी क्या आपकी जो उसकी नम त्वचा है ना उसका प्रयोग करते हैं भी। अतः विभिन्न जंतुओं में अपने विशिष्ट पर्यावासों के अनुकूल श्वास लेने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं, और जीवन के निर्वहन हेतु इसने कहा कि इसलिए जो श्वास लेने के तरीके हैं ना वो उनके पर्यावासों के कारण होते हैं, उनके आवास के कारण कि वो रहते कहाँ है अभी। पानी में मछली रहती है, गलफड़े हैं बाहर रहते हैं आपके फेफड़ों के द्वारा हो गया आपका, ठीक है। जो आपका केचुआ हुआ आपका त्वचा के द्वारा लेता है, कि जिस जैसा उनका पर्यावास है उसके अनुसार उनके श्वास लेने के तरीके होते हैं भी। जीवन के निर्वहन हेतु कार्यों को संपन्न करने के लिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त शरीर में और भी तंत्र भी। आप कहेंगे सर शरीर में यही काम होता है? इसने कहा कि इसके अलावा आपके बहुत सारे तंत्र है भी जो एक दूसरे के साथ समन्वय में कार्य करते हैं। इन के विषय में आप उच्चतर कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको दो ही तंत्र पढ़ने थे, आप एक पाचन तंत्र और एक आपका
श्वसन तंत्र भी, और श्वास आपने पढ़ लिया। श्वास क्या है? वायु का ले जाना, बाहर छोड़ना। और आपका ये श्वसन तंत्र क्या है? इसमें हम क्या है कि भोजन को, जो आपके भोजन के सरल घटक है, उसको क्या हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे भी उसको विघटित करते हैं और उसको क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये आपका श्वसन होता है। श्वास लेना आपको बता दिया। पाचन तंत्र हम बेहतरीन अच्छे तरीके से पढ़ चुके। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए भी। यदि क्वेश्चन देखूँ ना मैं आपको, तो देखना, एक बार क्वेश्चन देखना आप भी। अनिल ने अपने सहपाठी सानवी से कहा कि श्वसन और श्वास लेना एक ही प्रक्रिया है। अनिल को यह समझाने के लिए कथन सही नहीं, सानवी से क्या प्रश्न पूछ सकती है अभी? ठीक है, श्वास और श्वसन एक ही है अभी। ठीक, क्या ये बात सही है क्या कि श्वास लेना और श्वसन एक है भी? तो उससे क्या प्रश्न पूछा जाए इस प्रकार का कि वो उसके अंतर स्पष्ट हो जाए अभी। ठीक है, खाना बनाना और लकड़ी लेके आना दोनों एक ही प्रोसेस है क्या? खाना बनाना और लकड़ी लेके आना दोनों एक ही प्रोसेस है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, लकड़ी का तो सिर्फ क्या, वैसे ही जो श्वास है वो हमारा प्रोसेस है लकड़ी लेके आना भी, और जो आपका श्वसन है वो प्रोसेस है आपका खाना बनाना। आपको अंतर तो पता है ना, श्वास और श्वसन में क्या अंतर है? तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल भी। हम वायु को अंतःश्वसित करते, बिल्कुल। हम ऑक्सीजन को अंतःश्वसित करते, ये भी आपका सही। हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंतःश्वसित करते हैं, ये भी आपके सही है भी। ठीक है, लगभग से इसमें देखिए ना, तो लगभग आपके सही सही आपके सत्य हैं भी। हम वायु को अंतःश्वसित करते हैं भी, बिल्कुल वायु को ही तो हम अंतर ले जाते हैं। हम ऑक्सीजन को अंतःश्वसित करते हैं, वायु के साथ ऑक्सीजन को, अगर अकेली ऑक्सीजन को नहीं करते, यहाँ पे हम गलत कर सकते हैं। लेकिन ये हम वायु के साथ ऑक्सीजन को संश्लेषित करते हैं। हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, हाँ ये दोनों आपके सही है भी। तो ऑक्सीजन से समृद्ध होनी चाहिए उस वायु को हमें अंतःश्वसित करना चाहिए। हम अकेली ऑक्सीजन को अंतःश्वसित नहीं करते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।